अब मेरे साथ हैं मेरे बड़े भैया ताऊजी के लड़के जो कि विपिन गौड़ जिनका नाम है, जो कि पहले आरजे दक्ष के नाम से फेमस थे और माई एफएम और रेडियो सिटी में ऑलरेडी आरजे का एज ए आरजे वर्क कर चुके हैं। तो मैं आप लोगों को उनसे मिलवाता हूं और उनसे पूछूंगा कि आरजे में अब बनने के लिए क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या एजुकेशन उसमें चाहिए होती है। दूसरा मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि भैया जो हैं दिल्ली और नोएडा हर जगह वर्क करने के बाद अपना उत्तराखंड वापस आ गए हैं। तो क्या रीज़न था कि बेसिकली वो जो हैं पलायन पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, उसके बारे में पूछना चाहूँगा। तो ठीक है, मैं मिलवाता हूँ आपको अपने बड़े भैया से। मेरे सामने हैं भैया। भैया मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपकी आरजे की लाइन कैसे स्टार्ट हुई, ठीक है, आप उसके बारे में बताइएगा और क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स है आरजे बनने के लिए और उसके लिए एजुकेशन क्या क्या चाहिए। तो एक बार आप उस पर पहले बताइएगा फिर। हाय नितेश, क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। ओके, तो तूने मेरे से जानना चाहा कि मतलब आरजे में कैसे बना, कैसे शुरुआत हुई। तो बेसिकली ये था कि जब प्राइवेट एफएम नए नए शुरू हुए थे तो मैं सुना करता था गांव में ही, इधर ही गांव में ही। और जब मैं उनको सुनता था तो मुझे लगता था यार बहुत अच्छा काम है ये, मैं भी कर सकता हूँ। तो फिर उसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च करी, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, कुछ मीडिया में कोर्सेज करने पड़ते हैं, वो सब किया और फाइनली मैं रेडियो जॉकी बन गया। तो वैसे तो कहानी तो बहुत लंबी है लेकिन इतना टाइम नहीं होगा शायद हमारे पास, तो कट इट शॉर्ट कि मैं हमेशा एक बात में बिलीव करता हूँ कि जो आपका पैशन है वो आपका प्रोफेशन होना चाहिए। सो आई ऑलवेज बिलीव योर पैशन शुड बी योर प्रोफेशन और रादर योर प्रोफेशन शुड बी योर पैशन। तो मुझे बोलने का बड़ा शौक़ था, बचपन से मंच पे जाना, लोगों से बातचीत करना, इंटरेक्शन करना, उनसे सवाल जवाब पूछना, तो ये सारी कलाएं मेरे अंदर ऑलरेडी थी और मुझे लगा कि बोलने के पैसे मिलते हैं तो इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता है। तो फिर मैं आरजे बन गया। तो इस तरह से मेरी जर्नी शुरू हुई एज एन आरजे। ठीक है, सेकेंडली मैं पूछना चाहूँगा भैया कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड जैसे कहाँ से आपका बेसिक 10 12 ग्रेजुएशन और इस लेवल तक पहुँचे, तो उसका एक बार जर्नी का बता दीजिए ओके, शॉर्ट में। बिल्कुल। देखो, पैदाइश तो यहीं की है, टोपेल गांव में ही पैदा हुआ हूँ। स्कूलिंग भी कुछ गांव में हुई, बीच में फिर कोटद्वार गया, 6th 7th 2 साल कोटद्वार में पढ़े, फिर वापस गांव में आया। 11 12 चेरीखाल GIC से पढ़ाई हुई है। उसके बाद फिर गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी हरिद्वार में गया, ग्रेजुएशन BSc करी वहाँ से। और इसी दौरान रेडियो से मेरा एक संबंध बना कि रेडियो सुनना है, एक आरजे नाम की कोई चीज़ होती है। फिर ग्रेजुएशन किया, PhD करी मतलब, और उसके बाद फिर मैं दिल्ली गया एंड देन आई डिड माय मास्टर्स इन मास कम्युनिकेशन। और उसके बाद फिर रेडियो की जर्नी शुरू हो गई। तो ये मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड रहा है। ठीक है, और इसके बाद मैं फिर पूछना चाहूँगा कि आपने दिल्ली भी गए, ठीक है, वहाँ भी जॉब की, फिर उसके बाद राजस्थान गए, वहाँ जॉब की। तो इन 2 जगहों का थोड़ा बताना चाहिए अपना। हाँ, मतलब एक्चुअली होता क्या है कि जब मैं गांव में था तो मुझे गांव से प्यार नहीं था। मतलब मुझे लगता था कि हम कहाँ पढ़े, मैं टोपियल गांव में। इनफैक्ट मैं तुम लोगों को जब देखता था ना, मुझे लगता था कि यार तुम लोग दिल्ली से आते हो, बहुत अच्छा लगता था मुझे। तो दिल्ली एक सपना सा था कि दिल्ली जाना है, दिल्ली जाना है, मुंबई जाना है, बड़े शहरों में जाना है। और गाँव से थोड़ी नफरत सी थी मुझे। लेकिन जब मैं शहरों में गया और मुझे इमीडिएटली ये रियलाइज़ होने लगा कि शायद जो मैं सोचता था शहर वैसे है नहीं। क्योंकि शायद टेलीविज़न में वो सब दिखाया जाता है जो हमें बड़ा चकाचौंध, बड़ा अच्छा लगता है कि वाओ दिल्ली, वाओ मुंबई, लेकिन सच्चाई कुछ और होती है। तो फिर यहाँ से धीरे धीरे कहीं ना कहीं गांव के प्रति एक आकर्षण होने लगा। बेशक मैं काफ़ी अरसे तक अपने गांव में नहीं था, मैं बाहर रहा, लेकिन इस दौरान शायद मैं कहीं ना कहीं खुद को डिस्कवर कर रहा था, एक सेल्फ जर्नी में था। और फिर गांव से इतना प्रेम हुआ कि फिर फाइनली 2022 में डिसाइड किया कि अपने गांव वापस जाना है। फिर उसी बात में मैं आना चाहूँगा। फिर मैंने भी जो सुना है, जैसे मुझे पता लगा कि आप वहाँ रेडियो सिटी में थे, आई थिंक राजस्थान में आप जॉब कर रहे थे। हाँ, तो कोई एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिसके कारण आपको रिटर्न उत्तराखंड अपने गांव आना पड़ा, तो शॉर्ट में अगर आप बताना। हाँ, बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि अचानक से नहीं होता कोई फैसला। तो मैं चूँकि एक रेडियो जॉकी हूँ और हमारे स्टूडियोज़ में बहुत सारे गेस्ट वगैरह आते हैं, तो 2 किस्से हुए थे इसके। एक तो ये हुआ था कि एक फार्मर थे, वो मेरे स्टूडियो में आए और उनको मुझे इंटरव्यू करना था। तो जब उनको इंटरव्यू कर रहा था तो कुछ ऐसी बातें उन्होंने बताई जो कि बहुत लंबी कहानी है, लेकिन उस दौरान मुझे मतलब मैं मजबूर हुआ सोचने पर कि हम अपने गाँव से इतने दूर क्यों हैं। मतलब हम शहरों में प्रदूषण भरी हवा लेते हैं, पानी प्रदूषित है,
लगभग सारी चीज़ें प्रदूषित हैं। उसके बावजूद हमारी ऐसी क्या मजबूरी है कि गांव से इतनी दूरी है। तो एक तो वो फार्मर जो थे बहुत टर्निंग पॉइंट मेरी लाइफ में रहा है, और दूसरा ये हुआ था कि एक एनजीओ के साथ मैं जुड़ा, उन्होंने कहा था कि हम पलायन के ऊपर काम कर रहे हैं, राइट, और आपको कुछ लोगों से मिलना है, बातचीत करनी है, उनसे पूछना है कि आपने गाँव क्यों छोड़ा। तो कुछ महीने तक तो मैं सिर्फ काम करता रहा, लेकिन एक दिन मुझे लगा कि यार मैं भी तो गाँव छोड़ के ही आया हूँ, मतलब तो शायद मुझे खुद से भी पूछना चाहिए, बस मेरे पास कोई जवाब नहीं था। और वो ये 2 बड़े इंसिडेंट थे जिसने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं गाँव वापस आऊँ। तो फिर मैंने कहा कि कुछ भी हो जाए, मैं ऑनेस्टली बोलूँ, अगर मैं चाहता तो मैं पलायन पे बहुत खूबसूरत कविताएं इस शहर में बैठ के लिख सकता हूँ, जो कि सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल भी होंगी, लोग बहुत पसंद करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि शहर की बात, मतलब इनफैक्ट गांव की बात आप शहर में रहकर नहीं कर सकते। मैं अगर देहरादून में हूँ, दिल्ली में हूँ, या किसी भी XYZ सिटी में हूँ, और वहाँ बैठकर मैं पलायन पर कविताएं लिखूँ, या ये मैं रोता रहूँ कि पलायन हो गया, पलायन हो गया, पलायन हो गया, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, आई फील कि पलायन एक मुद्दा है, एक मौका परस्ती है लोगों के लिए। जो गीतकार है उसको गीत लिखने के लिए एक टॉपिक मिल जाता है, जो गायक है उसको एक गीत मिल जाता है, कवियों को कविताएं मिल जाती हैं पलायन के ऊपर। लेकिन सच में पलायन के लिए कोई कुछ करना नहीं चाहता। मतलब बात यहाँ तक आ जाती है कि हम पलायन आयोग का गठन करते हैं और उसका जो अध्यक्ष है वो देहरादून में बैठता है। ठीक है, इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाना चाहूँगा। आपने कहा कि पलायन के को रिटर्न आप फिर अपने गाँव आए। हाँ। तो आप क्या ऐसे चेंजेस गांव में करना चाहते हैं, बेसिकली जो रिक्वायरमेंट यहाँ के लोगों को होती है और यहाँ नहीं है? देखो, सबसे पहले जैसे ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम थी, सड़क जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ठीक है। हमारे गांव में इलेक्ट्रिसिटी बहुत पहले से है, पानी यहाँ पर है, इंटरनेट आप देख रहे हो, पूरा सेटअप इंटरनेट से ही चलता है, तो इंटरनेट है इसलिए हम ये सब कर पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब गाँव में आया तो ये महसूस हुआ कि सड़क बहुत ज़रूरी है। तो गांव में आते ही हमने अपनी एक टीम बनाई और बहुत सारे लोगों के सहयोग से फाइनली हमारे गांव में सड़क आ रही है। तो वो जो एक मुद्दा था, एक जो प्रॉब्लम भी कह सकते हैं, उस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया है डेफिनेटली। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें और हैं जो हम गांव में करना चाहते हैं, लेकिन हमें एक बेस लाइन चाहिए थी, जो एक लाइफ लाइन चाहिए थी कि सड़क के बिना कुछ नहीं हो पाएगा। तो डेफिनेटली सड़क के ऊपर काम किया और फाइनली सड़क आ भी रही है। ठीक है भैया, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा। अगर कोई आरजे बनना चाहता है तो उसको बेसिकली क्या रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, उसकी एक बात बता दीजिएगा। और दूसरा, जो पहाड़ के लोग बाहर रह रहे हैं, मैक्सिमम लोग जो व्यूअर्स हैं वो बाहर के ही हैं, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? ओके, तो जो बच्चे रेडियो जॉकी बनना चाहते हैं, आरजे बनना चाहते हैं, मीडिया लाइन में आना चाहते हैं, उनके लिए एक ही मैसेज है कि सबसे पहली बात तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि आपका जो प्रोफेशन है वो आपका पैशन होना चाहिए, या जो आपका पैशन है वो आपका प्रोफेशन होना चाहिए, वाइस वर्सा, राइट। दूसरी बात, एक तो हम अपनी आवाज़ के ऊपर काम नहीं करते हैं। हमारी आवाज़ एक टूल है, एक वेपन है हमारे लिए, और उसके ऊपर आप जितना ज़्यादा काम करेंगे आपको डेफिनेटली उतनी ही अच्छी सक्सेस मिलेगी लाइफ में। तो अपनी आवाज़ के ऊपर काम करो, थोड़ा सा अपने आप को अपडेट रखो, लोगों से इंटरेक्शन करना वो आपकी कहीं ना कहीं एक हॉबी होनी चाहिए, उसमें ज़बरदस्ती नहीं होना चाहिए, और म्यूज़िक से आपको प्यार होना चाहिए, मतलब म्यूज़िक आपके खून में बहना चाहिए, राइट। तो ये कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, और अगर आपके अंदर ये चीज़ें हैं, उसके बाद आप चाहें तो कोई शॉर्ट टर्म कोर्स या कोई लंबा कोर्स लाइक मास कम्युनिकेशन आप ज्वाइन कर सकते हैं। और बस बोलने का शौक़ है, बोलने का पैशन है, तो आप आरजे बन सकते हैं। और उसके बाद आप किसी भी रेडियो स्टेशन में जाइए, वहाँ पर आप ऑडिशन दीजिए। अगर आप ऑडिशन क्लियर करते हैं तो डेफिनेटली आप भी आरजे बन सकते हैं। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। सेकंड, पहाड़ी लोग जो, हाँ, जो आपने पूछा कि पहाड़ के लोगों को या जो गढ़वाल के लोग हैं, जो खासकर इस वीडियो को बहुत सारे लोग हैं जो शहरों में देखेंगे, उनके लिए क्या मैसेज है। तो मैसेज एक ही है। मैं इस कविता को मैंने खुद से लिखा है। जब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ ना, तो ये कविता अपने आप आ जाती है। और कविता में यही बोलता हूँ कि हमारे लोग बड़े दोगले होते हैं। हम एक तरफ बोलते हैं कि पलायन हो गया, पलायन हो गया, दूसरी तरफ कोई गाँव में रहने को तैयार नहीं है। मेरा मानना ये है कि अगर पलायन हो गया है तो पलायन रोकेगा कौन। अब देहरादून के घर के गृह प्रवेश में हम पलायन की बातें करेंगे तो मुझे लगता है मजाक है, और मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कह रहा हूँ। मैं बहुत खफा हूँ बहुत लोगों से। मुझे ऐसा लगता है कि हम पलायन के ऊपर एक्चुअली में जो काम होनी चाहिए वो करते नहीं हैं। देखो, मैंने जैसे पहले भी बताया कि मैं भी बहुत अच्छी कविताएं लिख सकता हूँ पलायन के ऊपर दिल्ली में बैठ के, पर उससे पलायन नहीं रुकेगा। पलायन तो तभी रुकेगा जब आप वो जज्बा और जुनून आपके अंदर होगा कि आप अपने गाँव में रहो, और यहाँ जो सुविधाएं नहीं हैं वो सुविधाएं लेकर आना पड़ेगा, तो हम पलायन रोक सकते हैं। तो एक कविता है,
अगर आप अपने दर्शकों के साथ ये शेयर करना चाहें कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम कितने दोगले हैं। शहर में मकान या ज़मीन खरीदने पर बधाई देते हो और फिर उन्हीं शहरों में बैठकर पलायन पलायन रोते हो। साहब, ज़रा याद करो वो दिन जब आपने शहर में ज़मीन खरीदी थी। आपने शहर में ज़मीन नहीं, आपने पलायन की नींव रखी थी। तो ये दोगलापन बड़ा खलता है मुझे। पलायन के ऊपर सच में अगर काम करना है तो हमें ठोस कदम उठाने होंगे धरातल पर, सिर्फ बातों में नहीं। तो ये मेरी एक ऐसी भावना है जो मैं हर इंसान के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि अगर हम पलायन की बात कर ही रहे हैं तो क्यों ना फिर सच में उसके ऊपर जुट जाए, राइट। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे देश की स्वतंत्रता के लिए बहुत लोगों ने कुर्बानियाँ दी, बलिदान दिया, पलायन रोकना भी एक क्रांति है। ये सिर्फ बात करने से नहीं होगा, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स भेजने से या टूटे फूटे घरों के फ़ोटो व्हाट्सएप में लगाने से कुछ नहीं होगा, स्टेटस पे लगाने से कुछ नहीं होगा। हमें अपने गांव वापस आना होगा और जिम्मेदारी लेनी होगी। अगर आप ये जिम्मेदारी उठाने को तैयार हैं तभी आपको हक बनता है कि आप पलायन के ऊपर बात करें, वरना ज़रूरत नहीं है पलायन के ऊपर बात करने की, क्योंकि ऐसे बात करने से पलायन नहीं रुकेगा। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पर एक जाते जाते एक आरजे जैसे बोलते हैं, वॉइस जो प्रॉपर, एक छोटी सी क्लिप आपके द्वारा लाइव हो जाए जरा। हाँ बिल्कुल। तो जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हम नॉर्मली रेडियो पर भी ऐसी बात करते हैं, पर जैसे हमने कहा कि ऑलराइट, रेडियो सिटी 91.1 FM पर मैं हूँ आपके साथ विपिन, और फिलहाल वक्त हो गया रात के 11:05 और अभी एक फरमाइश मेरे पास आई है, ये नितेश गौड़ ने मुझे भेजी है और ये गाना मैं प्ले कर रहा हूँ आपके लिए सिर्फ और सिर्फ रेडियो सिटी 91.1 FM पर। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, प्लेजर इज ऑल माइन। All right, that was Arijit Singh right here on Radio City 91.1 FM. Good morning, सुप्रभातम, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया। अच्छा, जब किसी इंसान का जन्मदिन होता है, उनको विश करना हो, हिंदी में तो हम बोलते हैं कि आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अंग्रेजी में विश करना तो हम कह देते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू। लेकिन अगर संस्कृत भाषा में विश करना हो तो क्या बोलते हैं? सोचिए सोचिए, जरा दिमाग पे जोर लगाइए। I know you don't have any idea, but don't worry, I am giving you an idea. Or before I play that wonderful song, let me say a big thanks to two gentlemen, Shri Vineet KK and Panchi sir and Shri Sampada Nanda Mishra sir. Thank you so much for such a wonderful transcription, ladies and gentlemen. The song is right here. शुभ जन्मदिनं तुभ्यं, शुभ जन्मदिनं तुभ्यं, शुभ जन्मदिने तव हे सकलं मधुरं भूयात्। तो संस्कृत भाषा में ऐसे विश किया जाता है। फिलहाल थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। स्टे ट्यून। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें थोड़ा सा टाइम दिया। बट इसी को मैं कंटिन्यू आगे कुछ टाइम बाद फिर आपसे पूछूंगा कि यहाँ पे ऐसे क्या चेंजेस हुए, ठीक है, जिसके लिए आप रिटर्न गाँव आए हैं। Yes. और मैं आप लोगों को बताऊंगा फिर कि भैया ने यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे ऑनलाइन वर्क भी अपने आप कर रहे हैं, कोई इंटरनेट वगैरह सब कुछ यहाँ पे है। जैसे हम कहते हैं कि बाहर हम पे बहुत सुविधाएं, बट गांव में भी सुविधाएं बहुत मिल रही हैं, इंटरनेट काफ़ी है। देखिए भैया ऑनलाइन यहीं से काम कर रहे हैं और गांव में जो जो कमियां हैं उसको क्या कैसे पूरा किया जाए उसमें जी जान से लगे हुए हैं। तो ठीक है भैया सर, मैं कुछ टाइम बाद फिर आप लोगों को मिलवाऊंगा, फिर यहाँ पे क्या कंडीशंस चेंज हुई है आपको दिखाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।